कसारी मसारी कब्रिस्तान लाया गया है शव वाहन से। दोनों के शव यहां पहुंच गए हैं और चूंकि ये पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, इसलिए जेनसेट यानी कि जनरेटर यहां रखा गया था। और आप देखिए यहां इलेक्ट्रिक वायरिंग कर दी गई थी, लाइट्स लगा दी गई थी ताकि अंधेरे में भी दोनों के शवों को दफनाया जा सके। संवाददाता श्याम जी तिवारी हमारे साथ कसारी मसारी कब्रिस्तान के पास से कनेक्ट है। श्याम, वहां क्या हलचल आप देख पा रहे हैं? कितने लोगों की वहां मौजूदगी है? पुलिस की तादाद क्या है और क्या हलचल वहां? देखिए, आपको बता दें कि पुलिस तो बहुत बड़े पैमाने पर मौजूद है। पुलिसकर्मी, उसके अलावा केंद्रीय जो फोर्सेस है वो भी यहाँ पर मौजूद है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कोई भी अवांछित व्यक्ति यहाँ पर ना आने पाए, कोई ऐसा शख्स ना आने पाए जो यहाँ पर हंगामा कर सके। इसके लिए पूरा चकिया का जो इलाका है, चकिया का इलाका खुफिया का इलाका है, जहाँ पर उसका वर्चस्व था और जहाँ पर तमाम उसके हमदर्द रहते हैं, उससे चाहने वाले लोग रहते हैं। तो पुलिस ने ये सुनिश्चित किया कि चकिया की गलियों से, चकिया के जो सड़क को आने वाली गलियां हैं वहां पर निकल करके लोगों की भीड़ में इकट्ठा हो पाए। यही वजह है कि सुबह से ही वहां पर पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की गई और साथ ही साथ लगातार फ्लैग मार्च किया जाता रहा, जिसके चलते आलम ये हुआ कि जो भी लोग भीड़ की शक्ल में गलियों से बाहर निकलने का प्रयास करते थे उन्हें वहीं पर रोकने की कवायद की गई। और इसका आलम यह है कि अब फिलहाल अगर कब्रिस्तान के अंदर मौजूदगी की बात की जाए तो पुलिस को अगर छोड़ दिया जाए तो फिलहाल तकरीबन 60 से 65 लोग ही ऐसे हैं जो अंदर मौजूद होंगे। इसमें तमाम परिवार के लोग हैं, इसके अलावा तमाम के वो 25 लोग हैं तो मिट्टी देने के लिए यहाँ पर आए हैं और आखिर में उसकी कब्र पे मिट्टी देना चाहते हैं, उसके शव के ऊपर मिट्टी डालना चाहते हैं। इस वजह से यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि पुलिस ने जो पूरी प्रक्रिया है उसको बेहद ही सख्त कर रखा है। यही वजह है कि ये संख्या काफी कम है, लेकिन आपको बता दें कि अभी भी जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। उसके करीबी रिश्तेदारों के साथ साथ तमाम उनके परिचित कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो रहे हैं। वो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा रहे हैं और आपको बता दें 2 महिलाएं बीच में बुर्का में अंदर दाखिल हुई तो पुलिस ने सुनिश्चित किया कि ऐसा तो नहीं कि अतीक की पत्नी शाइस्ता भी भीड़ में बुर्कानसी होकर के इसके अंदर दाखिल हो जाए कब्रिस्तान के अंदर। तो जो दोनों महिलाएं थी उनके चेहरे को देखने के बाद और उनका आइडेंटिटी कार्ड से उनके फेस को मैच करने के बाद उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी गई। फिलहाल ये नहीं पता चल सका कि दोनों महिलाएं कौन है, लेकिन उन्हें अंदर जाने दिया गया है। और ये प्रक्रिया पूरी कल से ही काफी सख्त थी। जब असद को जब सुपुर्दे खाक किया जा रहा था तब भी कुछ महिलाएं पहुंची थी और तब भी उनकी जो आंखों का मिलान है, उनका जो आधार कार्ड है उसके साथ किया गया था, तब उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी गई थी। लेकिन कल की अपेक्षा आज पुलिस बल काफी बड़े पैमाने पर तैनात है और जगह जगह पर पुलिस की तैनाती की गई। 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह का जो ये आपको बता दें चेकिंग का स्पॉट है। 3 जगह पहले पुलिस आधार कार्ड या दूसरा कोई आइडेंटिटी चेक करती है, तब उसके बाद लोगों को कब्रिस्तान की ओर जाने की इजाजत देती है। और इसी तरीके का जो आलम है वो शहर भर में मौजूद है। पुलिस का गश्त लगातार शहर में जारी है। तमाम सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर पुलिस की तैनाती बड़े पैमाने पर की गई और साथ ही साथ लगातार लोगों को ताकीद किया जा रहा है कि वो भीड़ की शक्ल में न गलियों से बाहर आए, न चौक चौराहों पर खड़े हों। यही आलम है कि धारा 144 लागू थी, लेकिन आज यहाँ पर कर्फ्यू जैसा माहौल देखने को मिला। दुकानें पूरी तरीके से बंद थी, लोगों ने अपने आप को घरों में कैद कर रखा था, सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिला और पुलिस की जो पूरी कवायद है वो अब सफल होती हुई दिख रही है, क्योंकि अब वो वक्त आ चुका है कि तकरीबन 2 घंटे के बाद दोनों के शवों को सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। और पुलिस जो कि ये सोच रही थी, ये अंदेशा जताया जा रहा था कि इनके जब शव पोस्टमार्टम से निकलेंगे और उसके बाद जब कब्रिस्तान को पहुंचेंगे तो जो भीड़ है वो इसमें शामिल हो सकती है। जगह जगह से लोगों की भीड़ जुटती हुई जब कब्रिस्तान में पहुंचेगी तो हो सकता है उसको नियंत्रित करना बेहद कठिन हो जाए। लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से दिन भर कवायद की गलियों से लोगों को निकलने नहीं दिया, सड़कों पर आने नहीं दिया और जो लोग भी कब्रिस्तान की ओर जाने के लिए निकले उनको तमाम जगहों पर चेक किया गया। यही वजह है कि ये लोगों की संख्या बेहद कम है और जिस हंगामे की आशंका की जा रही थी उस पर पुलिस ने अब फिलहाल अभी तक काबू रखा है। जी श्याम, परिवार से कौन कौन वहां पहुंचा या रिश्तेदारों से, करीबी रिश्तेदारों में कौन कौन वहां है? देखिए, अगर अतीक के करीबी रिश्तेदारों की अगर बात की जाए तो उनके ससुर और उनके ममेरे भाई की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हुई, जिन्होंने खुद बताया कि एक उनके ससुर और दूसरे उनके ममेरे भाई हैं। इसके अलावा परिवार के कुछ और लोग भी दाखिल हुए हैं जिनमें उनकी बहन और भांजी भी बताई जा रही है, लेकिन उनकी आइडेंटिटी अभी डिस्क्लोज नहीं है कि वास्तव में वो वही है या कोई और लोग हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उनके ससुर और उनके ममेरे भाई इसमें शामिल हुए हैं पूरी प्रक्रिया में और वो कब्रिस्तान के अंदर ही मौजूद है। जब वो आए थे तो उनसे बात हुई थी तो उनके ससुर ने फिलहाल जब उनसे बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने बहुत तो जवाब नहीं दिया और उन्होंने ये कहा कि उनकी तबियत ठीक नहीं है और ज्यादा सवाल जवाब उनसे किया गया तो उनको हार्ट अटैक आ सकता है। तो वो अंदर है और इनके ममेरे भाई अंदर है और तमाम लोगों के अभी भी अंदर जाने का सिलसिला
मामला जारी है और जो कब्रिस्तान का गेट है वहां पर पुलिस और पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। वो लगातार आइडेंटिफिकेशन चेक करने के बाद, आइडेंटिटी कार्ड से चेहरा मिलाने के बाद लोगों को अंदर जाने की इजाजत दे रहे हैं। जी, जो मिट्टी का रिवाज है यानी कि दफने का, वो कब तक शुरू हो जाएगा? अभी क्या हो रहा है वहां? और साथ ही पुलिस कितनी सख्त है, क्योंकि घटनाएं जो उससे पहले हुई है उस सीधे सवालों के घेरे में पुलिस को खड़ी कर रही है। बिल्कुल, जिस तरीके की घटनाएं हुई है, जिस तरीके से शूट आउट को अंजाम दिया गया और ये पूरा वाकया पेश आया, जिसके बाद पुलिस के खिलाफ लोगों में गुस्सा भी देखने को मिला और कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल भी खड़े किए गए। इसके बाद पुलिस ने जो व्यवस्था की है वो काफी चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है। आपको बता दें कि कब्रिस्तान की बात की जाए तो कब्रिस्तान के अंदर जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से पैक है। उस अंदर जाने के लिए सिर्फ एक छोटी सी जगह छोड़ी गई है और वहां भी लोगों का आइडेंटिटी चेक करने के बाद अंदर जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा जो सामने से सड़क जाती है, सामने से जो सड़क निकलती है, उस पर सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। दोनों ही तरफ, सड़क के इस तरफ और सड़क के दूसरी तरफ तैनात किया गया है, जिससे कोई भी वाहन तेजी से यहाँ से निकल सके। और इसके अलावा जो लोग यहाँ से निकलते हैं उनको पहले ये जवान चेक करते हैं, उसके बाद में पुलिस के कर्मचारी चेक करते हैं, उसके बाद उनको अंदर जाने की इजाजत दी जाती है। क्योंकि ये जो कब्रिस्तान है वो चकिया इलाके में ही स्थित है और चकिया अतीक अहमद का घर है। तो ऐसे में जो अंदेशा था कि जो चकिया की गली है, जो अतीक का घर है, उसके आसपास से तमाम लोग उसके जनाजे में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि लोगों की जो संख्या है वो बेहद कम है। हालांकि जो लोग हैं वो अभी भी आ रहे हैं, लेकिन जो उम्मीद की जा रही थी, जिस तरीके से बड़े पैमाने पर भारी भीड़ की उम्मीद की जा रही थी, वो भीड़ अब यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं और जो लोग वास्तव में उनके पास आइडेंटिटी कार्ड है और वो वाजिब रीजन बता रहे हैं, उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अशरफ की जो बेटी है वो भी कब्रिस्तान के अंदर मौजूद है और वो अपने पिता का जो जनाजा है उसमें शिरकत करेगी और उन्हें मिट्टी देने का काम करेगी। आपको बता दें कि दोनों के जो शव हैं वो अंदर हैं और थोड़ी ही देर बाद शवों को नहलाया जाएगा और उसके बाद उन्हें कफन में लपेटा जाएगा। जिसके बाद नमाज होगी, जनाजे की नमाज होगी। जनाजे की नमाज के बाद उनके शवों को उस स्थान पर ले जाया जाएगा जहाँ पर उनकी कब्रों को खोदा गया है। उनकी कब्रों में शवों को सुपुर्द खाक ठीक करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। आपको बता दें कितना और वक्त लग सकता है? देखिए, जो पूरा प्रोसेस है उसमें 2 घंटे से अधिक समय लगने की बात कही जा रही है। जो यहाँ की कमेटी के लोग हैं, जो यहाँ पर बनी मस्जिद है, जो तैयारियां मुकम्मल कर रहे थे, उन लोगों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 2 से 2.5 घंटे का जो पूरा प्रोसेस है उसमें ये समय लग सकता है। तो क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही जो शव वाहन है वो परिसर के अंदर दाखिल हुआ है, कब्रिस्तान परिसर के अंदर दाखिल हुआ है। तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि अभी ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में 2 से 2.5 घंटे का समय और लग सकता है। बिल्कुल। और इसके अलावा शाम अगर बात की जाए, दूसरी तरफ जुडिशियल कस्टडी पर भेजा गया उन 3 आरोपियों को जिन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या की थी, उससे जुड़ी क्या जानकारी? क्या पुलिस रिमांड की भी कोशिश दिखेगी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया कि मेडिकल के दौरान अतीक अहमद और उसके भाई को मौत के घाट उतारा गया और उसका जो वीडियो सामने आया वो बताता है कि किस तरीके से बेखौफ होकर के इन 3 लोगों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। जिस तरीके से उन्होंने गोलियां चलाई वो बताती है कि ये हथियार चलाने के अभ्यस्त है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर पुलिस इनकी रिमांड लेने का प्रयास करेगी और ये जानने का प्रयास करेगी कि वास्तव में जो इन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, जो दोनों की हत्या की, उसके पीछे का वास्तविक कारण क्या है। क्योंकि तमाम आशंकाएं आसमान में तैर रही हैं। एक तरफ जहां शुरुआत में कहा जा रहा था ये किसी तरीके से किसी मामले की पीड़ित हो सकते हैं जो अतीक से बदला नहीं ले पाए, लेकिन उन्होंने अब बदला ले लिया है। लेकिन इस आशंका को खारिज इस तरीके से कर दिया गया क्योंकि ये तीनों ही लोग अलग अलग जगह के रहने वाले हैं और तीनों ने एकजुट होकर के पूरी वारदात को अंजाम दिया। वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि क्योंकि अतीक अब टूट चुका था और पुलिस के सामने जिस तरीके से पुलिस ने पीसीआर लिया और पीसीआर के बाद पुलिस उनसे लगातार सवाल जवाब कर रही थी और तमाम सवालों के जवाब वो अतीक दे रहा था, अतीक का भाई अशरफ दे रहा था, जिससे तमाम ऐसी परतें खुल रही थी जिससे सफेद पोशों के ऊपर भी आने वाले समय पर उंगलियां उठ सकती थी। वही हथियारों से जुड़े हुए मामले की अगर बात की जाए तो उन्होंने खुलासा किया कि पाकिस्तान से हथियार आते थे और वो पंजाब पहुंचते थे, पंजाब से ये हथियार इनके पास पहुंचते थे। इन हथियारों का इस्तेमाल तमाम वारदातों में किया गया। तो ऐसे में शाम, इसके अलावा हम जो लवलेश की तस्वीर देख रहे हैं, दिखा पा रहे हैं दर्शकों को, उसके एक हाथ में चोट लगी है। जानकारी मिली थी कि फायरिंग के वक्त उसे भी गोलियां छर्रा लग गया था। क्या उसका इलाज कराया गया? उसकी हालत कैसी है फिलहाल? मेडिकल में क्या चीजें सामने आई?
देखिए, ये चोट है, ये कोई गंभीर चोट नहीं बताई जा रही है कि मामूली चोट है और उसका जो इलाज है वो अस्पताल में कराने के बाद जेल भेज दिया गया है और उनको जो पहले कोर्ट में पेश किया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन अब पुलिस इनकी पीसीआर यानी कि पुलिस कस्टडी रिमांड की डिमांड करेगी, क्योंकि पुलिस को तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी चाहिए और जब तक वो सवालों के जवाब नहीं मिल जाते तब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि इस पूरे शूटआउट को क्यों अंजाम दिया गया, क्यों इतनी निर्ममता पूर्वक इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और ऐसे वक्त क्या हलचल हुआ दिख रही शाम? क्या न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया है और उनको जो है जुडिशियल कस्टडी स्वीकार कर लिया गया है। अब दिनांक 29 अप्रैल 2023 की तिथि नियत की गई है। तो जो घायल आरोपी था उसके लिए क्या क्या है, वो अस्पताल रहेगा कि जेल जाएगा? अभी इन सब बारे में मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। कैसा है? नहीं, जो आवश्यक जेल मैनुअल के अनुसार अगर कोई इंजर्ड है